Hello students, welcome to the ASM classes and now we will discuss in this class Gauss's law and proof of Gauss's law and some important facts related to the Gauss's law। देखिए इस क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं, हम जो स्टडी करने वाले हैं वो क्या पॉइंट्स हैं, गॉस के नियम को, गॉस थ्योरम को, मतलब उसके बाद सम इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं इससे रिलेटेड वो पढ़ने वाले हैं और इसके प्रूफ को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले गॉस थ्योरम की बात आती है, वो क्या है देखिए, वैद्युत फ्लक्स से रिलेटेड ये गॉस थ्योरम है, गॉस लॉ है। तो इसे पढ़ते हैं। देखिए इस नियम के अनुसार निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स, मतलब कि निर्वात में स्थित कोई क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस से जो भी बाउंडेड वैद्युत फ्लक्स है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो कितना होता है, वो होता है पृष्ठ के भीतर, मतलब सरफेस के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/4 गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो तीन वर्ड हैं, एक तो निर्वात है, एक वध है और एक उसके अंदर कुल आवेश है। इन वर्ड का मैं मीनिंग बता देता हूँ। यहाँ पर निर्वात का मतलब है जहाँ पर के का मान कितना हो, परावैद्युतांक का मान कितना हो, 1 हो। ओके, तो वहाँ उसे बोलते हैं कितना, निर्वात बोलते हैं या फिर वायु बोलते हैं। उसके बाद ये बद्ध, मतलब जो भी क्लोज सरफेस है उससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ये कुल आवेश का मतलब यहाँ पर यह है, देखिए कि कोई पृष्ठ है, उसके अंदर बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर Q3 Q4 भी रखा हुआ है, तो इसके अंदर कुल आवेश का 1/4 गुना होता है। कहने का मतलब जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कुल आवेश का होगा, कोई एक आवेश का नहीं होगा। यहाँ पर ये नहीं कर सकते Q1/0, यहाँ पर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 की प्लस Q4 सबका 1/0 गुना होगा। तो इसे जो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, देखिए फाई ई इक्वल टू कितना होता है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन का मतलब यहाँ पर क्यू टोटल भी कर सकते हो, क्यू इन का मतलब टोटल आवेश। अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पर क्यू इन किसके बराबर हो जाएगा, बताएं मुझे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 सबका योग क्या है, क्यू इन है। मतलब टोटल आवेश का क्या होता है, 1/4 गुना होता है। ठीक है, उसके बाद जब ये कहानी खत्म हो जाती है तो कहानी ये आती है, जो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखा हुआ होता है वो लिखा हुआ होता है एसआई पद्धति में। अगर इसी फॉर्मूले को हम सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट करके लिखने लगे तो क्या आता है, देखिए तो आता है हमारा फाई ई इक्वल टू 4 पाई क्यू इन। ठीक है, नीचे से क्या खत्म हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट खत्म हो जाता है। और ये कहाँ की बात है, निर्वात की बात है। किसकी है, निर्वात में। ठीक है, और अगर निर्वात ना हो, कोई माध्यम हो जिसका परावैद्युतांक कितना हो, के हो, तब का सीन क्या होता है, तब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, सीजीएस पद्धति में। समझ रहे हो बात को, 4 पाई क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, के, क्योंकि सीजीएस पद्धति में एप्सिलॉन नॉट तो हाँ डिलीट हो जाता है, खत्म हो जाता है। ओके, उसके बाद आती है इसकी प्रूफ की बात। ठीक है, तो इसका हम प्रूफ करने के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, एक स्फेरिकल सरफेस को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो स्फेरिकल सरफेस क्या होगी, ध्यान से देखते रहेंगे। यहाँ पर देखिए एक हम स्फेयर बनाएंगे, गोला जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये गोला है, यहाँ पर वृत्ति दिख रहा है, लेकिन कंसिडर करिए गोला है, जैसे गेंद होती है, बॉल होती है, बॉल की तरह बनाया हुआ। ओके, तो इसके अंदर इसके केंद्र पर हमने एक आवेश रखा है, वो कितना रखा हुआ है, क्यू। कुल कितना आवेश है, क्यू है, तो इसे क्यू इन मान लीजिए, क्यू इन टोटल आवेश कितना है, क्यू है, कहाँ पर रखा हुआ है, इसके केंद्र पर रखा हुआ है। ठीक है, अब इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, ध्यान से देखें, वो आर है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रूफ की बात कर रहे हैं। अब किसके प्रूफ की, गॉसेस लॉ के प्रूफ की बात कर रहे हैं। तो देखिए अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा एरिया मान लेता हूँ। मैंने आपको बताया था कि छोटा सा एरिया मान लेना है, उसके बाद उसका समाकलन कर देना है, तो टोटल एरिया आ जाता है। ओके, तो अब इस एरिया जो माना है, ये वाला एरिया, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब इसके लंबवत होगा। अगर कोई बॉल है, बॉल के सरफेस में मैंने एक एरिया मान लिया और वो छोटा सा एरिया, तो उसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो उसके लंबवत ही तो होगा। तो इसके लंबवत किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा। ओके, तो इसका नाम क्या दे दिया है, छोटा सा एरिया है तो इसलिए डी ए, इसका क्षेत्रफल सदिश क्या हो गया, डी ए। और आप जानते हो इस पूरे का जो एरिया होता है, जो गोले का एरिया तो होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है, वो कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यही होता है, गलत बता रहे हैं भैया, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, ध्यान से देखें, इसकी त्रिज्या है आर। अब देखिए यहाँ से इस क्यू से
चारों तरफ को वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, बिल्कुल निकलेंगी। रेडियली इधर को भी निकलेगी, 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 जो कि सरफेस से कितने डिग्री का कोण बना रही होंगी, 90 डिग्री का कोण बना रहे होंगे। ओके, अब देखिए यहां से भी कोई वैद्युत बल रेखा निकल रही होगी, ठीक है। अब ये बताएं जो हम एंगल लेते हैं किस में, EDA, EA cos थीटा, शायद मैंने बताया हुआ था आपको। जो थीटा होता है वो किस किस के एंगल, किस किस के बीच का एंगल होता है, वो होता है क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का एंगल। तो वैद्युत क्षेत्र रेखा जो चल रही है, वैद्युत बल रेखा जो चल रही है वो इधर को चल रही है, और DA की भी दिशा इधर को है, तो दोनों के बीच कोण कितना होगा, यहाँ पर 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो 0 डिग्री क्या हो गया, एंगल आ गया, ठीक है, 0 डिग्री एंगल। और एक बात और, अगर मैं ये बिंदु ले लूं या फिर ये बिंदु ले लूं और ये बिंदु ले लूं, यार ये बिंदु ले लूं या फिर ये बिंदु या फिर ये बिंदु, कोई भी बिंदु ले लूं, सबके ऊपर इस आवेश के कारण सबके ऊपर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, जो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो एक समान होगी। क्यों होगी, क्योंकि दूरी घट रही है नहीं बढ़ रही है। और वो होगी कितनी, यहां पर लिख देता हूं, देखिए E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू इन, क्योंकि आवेश कितना है, क्यू इन था, क्यू इन अपॉन R², यही तो होता है इक्वेशन नंबर, इसे 1 मान लीजिए। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा कहती है कि किसी एरिया से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है वो कितना होता है, ध्यान से देखें, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है फाई E इक्वल टू E.dA, ठीक है, किससे, DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब देख लें ध्यान से, अब क्या करना है हमें, अब ये बताओ मुझे, सब ये बताओ कि E.dA को जब हम ओपन करते हैं तो क्या होता है, EDA cos थीटा, थीटा की वैल्यू और ऑलरेडी मैंने बता दी है कितनी है, 0 डिग्री है। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश भी उधर को है और वैद्युत बल रेखाएं भी उधर की ओर जा रही हैं, मतलब क्षेत्रफल सदिश भी इस पृष्ठ के लंबवत है और वैद्युत बल रेखाएं भी इस पृष्ठ के लंबवत गुजर रही हैं। तो वैद्युत बल रेखा और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर 0, तो यहाँ पर E जो है वो कॉन्स्टेंट है। क्यों है कॉन्स्टेंट, बताएं मुझे, क्योंकि हर एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का मान सेम था, वो कितना था, वो इतना था। तो यहाँ पर E को बाहर निकाल लीजिए और कितना हो जाएगा, अंदर DA बचेगा, और cos 0 की जब यहां पर मान लेंगे, चलो रख दीजिए यार, यहां रख दिया मान हमने, तो कितना आ गया यहाँ पर EDA, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, समाकलन DA, अगर मैं केवल DA लेता तो केवल इसका क्षेत्र था जो हमने छोटा सा एरिया माना था, लेकिन अब जब समाकलन लगा दिया तो जो भी आकृति दिखाई दे रही है वो उसका एरिया बन जाता है। तो समाकलन DA का मान कितना होगा, जो इसका एरिया होगा, एरिया क्या माना है हमने, बताओ, एरिया माना है भैया, जो आकृति मानी है वो क्या मानी है, स्फीयर, मतलब गोला माना, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, चूंकि DA का मान, समाकलन DA का मान कितना है, 4πr², तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं कितनी, E इंटू 4πr², किसके इक्वल चल रहा है ये, फाई E के। तो यहाँ पर देखिए इधर लिख देते हैं हम आके, तो यहाँ पर क्या होगा, फाई E इक्वल टू, इस E का मान रखिए समीकरण नंबर 1 से, तो कितना आएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू इन अपॉन R² इंटू ये आएगा 4πr², ठीक है। अब यहाँ पर R² से R² कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, और फाई E इक्वल टू कितना आ जाता है, क्यू इन अपॉन ε0, ये हो जाता है प्रूफ, ठीक। ये गॉसेस लॉ का हमने प्रूफ कर लिया है कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है किसी बंद सरफेस से गुजरने वाला, वो कितना होता है, क्यू इन, मतलब उसके अंदर कुल आवेश का 1/4 गुना होता है, ठीक है। देखिए अब आते हैं गॉसेस लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट में पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या होगा, देखिए कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो आकृति के आकार पर निर्भर नहीं करता है, चाहे आकार कैसा भी हो, उसके अंदर आवेश सेम है तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए गोलाकार शेप है, ये मतलब स्फेरिकल है, यहाँ पर घनाकार है मतलब क्या है, यहाँ क्यूबिकल शेप है, यहाँ इर्रेगुलर है, मतलब कोई भी इसका अता पता नहीं है ये आकृति कैसी है। लेकिन अगर इसके अंदर आवेश सेम है सबके अंदर, तो इनसे बाउंडेड जो फ्लक्स होगा, वैद्युत फ्लक्स होगा, वो भी सेम होगा, ठीक है। कहने का मतलब फाई 1 इक्वल टू फाई 2 इक्वल टू फाई 3 होगा। कहने का क्या मतलब है कि आकृति पर निर्भर
नहीं करता, आकार पर निर्भर नहीं करता। क्या नहीं करता? वैद्युत फ्लक्स नहीं करता। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर सेकंड क्या है, देखिए सेकंड नंबर है कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों पर निर्भर करता है, बाहर उपस्थित आवेशों पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पर Q1 Q3 Q4 बाहर अंदर स्थित है और Q2 क्या है, बाहर है। तो अंदर स्थित आवेश को लेना होगा, बाहर स्थित आवेश का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे E इक्वल टू कितना आएगा, तो क्या होता है, अंदर उपस्थित कुल आवेश क्यू इन लिखते हैं, और क्यू इन किसके बराबर होगा यहाँ पर, Q1 प्लस Q3 प्लस Q4। तो Q1 प्लस Q3 प्लस Q4 होगा और अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये होगा। यहाँ पर Q2 का कोई भी रोल नहीं होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर थर्ड आता है। थर्ड क्या कहता है कि अगर कोई ऐसी आकृति है जिसके n इक्वल फेसेस हैं, मतलब उसके n इक्वल क्या है, स्मॉल n इक्वल क्या है, फेसेस है, मतलब फलक है। जैसा फॉर एग्जांपल जैसे ये है एक आकृति है, इसके 6 फेसेस होते हैं, फेसेस मतलब फलक होते हैं। ये क्या है, क्यूब है एक। तो इसके अंदर उपस्थित एक आवेश है, वो कहाँ पर रखा है, इसके सेंटर पर रखा है। तो इस पूरी आकृति से जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो कितना होगा, फाई ई इक्वल टू होगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर बात करते हैं हम किसी एक फलक से गुजरने की, तो यहाँ पर कितने फलक हैं, 6 फलक हैं। तो 6 से डिवाइड कर देंगे जब किसी एक फ्लक्स से गुजरने की बात आएगी वैद्युत फ्लक्स के। तो एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, बताएं मुझे। फाई ई इक्वल टू क्यू इन अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। जितने फलक होते हैं, जितने फेसेस होते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं किसी एक फलक से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए हमने गॉसेस लॉ को पढ़ा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा क्या, प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ। आई थिंक ये हमारी वीडियो समझ में आई होगी। तो देखिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, सेम टाइम सेम जगह।